बिहार में औपचारिक तौर पर चुनाव की मुनादी चाहे जब हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पे तो ऐलान हो ही गया है। जो तमाम राजनीतिक दल हैं इसीलिए अपने अपने समीकरण को साध रहे हैं। कहीं बैठकें हो रही हैं तो कहीं जनसभा करके अभी कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवैसी ने सीधा जाकर के ऐलान कर दिया है नए कैंडिडेट का। सीधा उन्होंने जाकर के चंपारण में कह दिया कि यही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। ये क्या संकेत है? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस उम्मीदवार के आप नाम की बात कर रहे हैं वह है राणा रंजीत। राणा रंजीत बीते जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था वह भी चुनाव लड़े थे, ठीक है। अब यह जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है आपको ढाका, जहां से फिर से इनको विधानसभा के इस बार आम चुनाव में AIMIM वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी ने आज घोषणा कर दिया, नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। आप ठीक थोड़ा सा समझिएगा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही सीतामढ़ी से JDU के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की घोषणा की थी और सीतामढ़ी से वह इस बार लोकसभा के चुनाव में विजयश्री भी प्राप्त किया, तो ठीक उसी तर्ज पर राणा रंजीत को भी वरिष्ठ ओवैसी ने अपनी पार्टी से ढाका विधानसभा क्षेत्र से इस बार AIMIM का उम्मीदवार बना के परेशानी का सबब दिया। और देखिए, ओवैसी को तो यह टैग लगता है कि वह मुस्लिम की वो लेकर के चलते हैं, लेकिन यह जो राणा रंजीत हैं यह ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं और वहां से ढाका विधानसभा क्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाना, और इनके साथ में लिगेसी भी है। इनके पिताश्री भी जो है सो वरिष्ठ नेता MP सारे कुछ रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि राणा रंजीत निश्चित रूप से मजबूत ढाका विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो 50 सीटों पर लगातार बात कही जा रही है लड़ने की, हमने पिछली बार भी देखा था कि इन्होंने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अगर सीमांचल का इलाका छोड़ दें तो कहीं भी चुनावी जीत नहीं मिली थी। इस बार क्या सच में 50 सीटों को लेकर के ताना बाना बुन रहे हो वैसी? नहीं, देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में 0 पर बोल्ड नहीं हुए थे। वो 5 सीट जो है सो ओवैसी की पार्टी जीत करके लाई थी। वो इस बात को समझना पड़ेगा, विपरीत परिस्थिति में पहली बार जो है सो दूसरी बार स्ट्राइक करके जो 5 सीट का लाना, तो कहीं ना कहीं उनकी चमक और धमक है ओवैसी की पार्टी AIMIM की। तो वो निश्चित रूप से इस बार भी जो है सो वह चुनाव लड़वा रहे हैं, चुनाव लड़ने की कवायद में है, तो निश्चित रूप से मजबूत पकड़ है उनकी। और वक्त संशोधन विधेयक, बार बार हम कहते हैं, वक्त संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद जिस तरीके से अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में नाराजगी है, बड़ी नाराजगी है, छोटी मोटी नाराजगी नहीं है, वह पाटने वाली नाराजगी नहीं है, वह पटने नहीं जा रही है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस लिहाज से ओवैसी जो है सो इस बार यदि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो मजबूत जोल्ट, मजबूत झटका जो है सो आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या महागठबंधन को ये झटका मिलेगा? किसे झटका ये? अब देखिए, जैसे आज महागठबंधन की बैठक भी हुई है, हम बता रहे हैं आपको, जैसे जब से ढाका की सीट की बात है, वह सिटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी की। तो वहां से जिस तरीके से राणा रंजीत को वरिष्ठ ओवैसी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां से घोषणा किया है, तो इस बात को तय मान के चलिए कि वहां पर लड़ाई बहुत कांटे की होने जा रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपने महागठबंधन की बात कही, निश्चित रूप से महागठबंधन की आज तीसरी बैठक पटना में हुई। उसमें तमाम महागठबंधन के जो भी बड़े अलायंस पार्टनर थे सब थे, और बड़ी अनाउंसमेंट भी बैठक के बाद हुई कि 20 मई को पूरे देश में इंडिया ब्लॉक जो है सो मजदूर के सवाल को लेकर के जो देशव्यापी भारत बंद का अनाउंसमेंट किया है उसके समर्थन में रहेंगे। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो चेहरा है महागठबंधन के बिहार में, वह रोड पर, सड़क पर उतरेंगे। तमाम अलायंस पार्टनर, तमाम अपने कुनबे, अपने अलायंस पार्टनर के साथ। तो यह एक बड़ा मैसेज भी देने का काम किया गया है, और देखा जा रहा है कि यह जो महागठबंधन का जो स्वरूप बिहार में है वह मजबूत की स्थिति में दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। और देखिए, यह अनाउंसमेंट किसका है? यह अनाउंसमेंट है भाकपा माले का, और उसके समर्थन में तमाम जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के सारे अलायंस पार्टनर पूरी मुस्तैदी, पूरी एकजुटता के साथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन खास करके अगर हम महागठबंधन की बात करें, जो पिछली बार भी कहा जा रहा था कि ओवैसी अगर नहीं उतरे होते तो कहीं ना कहीं जो RJD और कांग्रेस और बाकी के दल है उनकी स्थिति ठीक होती। इस बार मुकेश सहनी भी साथ आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये कितना डेंट पहुंचाएंगे गठबंधन को? नहीं, देखिए, गठबंधन को नहीं,
गठबंधन, देखिए ये लोग तो गठबंधन की मजबूती के लिए हैं। अब आपका सवाल है कि ओवैसी आएंगे तो गठबंधन को कितना डेंट होगा। हम वही कह रहे हैं। अब देखिए यही अब जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उनके विवेक पर निर्भर करेगा। क्योंकि ठीक है, नाराजगी तो है, लेकिन सामने आपको शिकस्त किसको देनी है, इस बात को ही वह लोग तौल करके तब जाकर के वोट देंगे। नहीं तो आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में किस तरीके से आपको जो 3 सीट जो है सो लेकर के महागठबंधन कह लीजिए या महागठबंधन के समर्थित दल जैसे पूर्णिया में, तो यह कहीं ना कहीं आपको 2 सीट आपको दिखाई पड़ रहा है। कटिहार में आप चलिए, किशनगंज में कटिहार से तारिक अनवर जीते, आपको किशनगंज से मोहम्मद जावेद जीते, पूर्णिया से निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जीते। तो ये समझने वाली बात है। कोसी और सीमांचल के इलाके में देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, हो सकता है हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा, कोसी और सीमांचल में इस बार जादू उसी का चलेगा जो कि वक्त संशोधन विधेयक या उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसी का आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई आज पड़ेगा। इसी बीच पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और वो उससे 100 सीटों तक की मांग कर चुके हैं। तो एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ ओवैसी और एक तरफ महागठबंधन की बैठक, ये जो त्रिकोण बनाया गया है बिहार की राजनीति में, ये आने वाले चुनाव में जो मतदाता हैं उनको किस तरफ लेकर के जाएंगे? नहीं, देखिए पप्पू यादव मन और मिजाज से कहीं ना कहीं वह कांग्रेस के साथ में हैं। इसको भी आपने देखा कि बीते दिन जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें वह गए भी थे, नंबर 1 बात। और वो हर बात कहते हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए ही वह कह रहे हैं कि 100 सीट। लेकिन आप जब बड़ा कुनबा आपके साथ में होगा, बड़ा अलायंस पार्टनर, बड़ा घटक दल साथ में रहेगा, तो इस बात को आप मान के चलिए कि कुछ न कुछ सबको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हम कई दफा इस बात को बोल चुके हैं। तो देखिए, यह कोई घर परिवार चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी आपका बेहतर आप परफॉर्म करते हैं, तभी आपका बेहतर रिजल्ट भी परिणाम निकल करके आता है। तो 100 सीट लड़ने से नहीं होगा, आपको लड़ना होगा कि जो अन्य दल, घटक दल, जो अलायंस पार्टनर आपके साथ में है, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखिए, पप्पू यादव की जो बात कर रहे हैं, राजेश रंजन पप्पू यादव, वो निश्चित रूप से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। तो आप जैसे हम लोग बात करते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जीते जरूर हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले वहां पर जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुए थे, उस समय का परिणाम क्या था वह भी हम बता देते हैं दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर वहां से जीती थी। उस लोकसभा में, विधानसभा का चुनाव की हम बात कर रहे हैं। एक जो है सो जनता दल यूनाइटेड, एक जो है सो कांग्रेस, एक जो है सो निर्दलीय। बाद में जब उपचुनाव हुए रुपौली में, तो वहां से शंकर सिंह जीत करके आए थे। यह सबसे बड़ी बात है। एनडीए खेमे में ज्यादा सीटें आई। हाँ, एनडीए खेमे में वहां से ज्यादा है। माने भारतीय जनता पार्टी 3 हो गया, एक जेडीयू हो गया, तो 4 हो गया। और उसके बाद से एक कांग्रेस हो गया और एक निर्दलीय। और जो निर्दलीय भी जीते हैं, वह भी मन मिजाज से कहीं ना कहीं उनका भी झुकाव आपको एनडीए की ओर दिखाई पड़ता है, जेडीयू की ओर दिखाई पड़ता है। यह बात तय मान के चलिए। तो ये इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं कटिहार में। चलते हैं, देखिए कटिहार लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद कह लीजिए या पूर्व केंद्रीय मंत्री कह लीजिए, वहां से तारिक अनवर इस बार कांग्रेस सीट से उम्मीदवार थे और जीत उनकी दर्ज हुई 2024 के लोकसभा क्षेत्र में। अब कटिहार हम बात करते हैं, तो वहां पर कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पर क्या स्थिति वह बता दें। भारतीय जनता पार्टी वहां से 2 है, कांग्रेस वहां से 2 है, सीपीआई-एमएल 1 है और जेडीयू 1 है। तो वहां पर लड़ाई देखिए किस तरीके से समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको वहां पर मजबूत स्थिति में आपको महागठबंधन दिखाई पड़ता है, इंडिया ब्लॉक दिखाई पड़ता है। यह बात है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसी तरह से हम चलेंगे, आपको जो किशनगंज की बात कर रहे हैं आप, तो किशनगंज में देखिए मोहम्मद जावेद जो सो लगातार जीतते आ रहे हैं कांग्रेस के, वह फिर से इस बार जीते। और किशनगंज में देखिए एक आपको जो है सो किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और वायसी, इस सभी में जो है सो आपको AIMIM की जीत हुई। एकमात्र किशनगंज का माने शहरी इलाका जो कांग्रेस के, वहां से एमएलए। लेकिन ये जो 4 थे वो आरजेडी में बाद में शामिल हो गए और ओवैसी लगातार कह भी रहे कि हम बदला लेंगे। तो किससे बदला लेंगे? देखिए, वह बदला तो देखिए पॉलिटिकली आदमी बोलता है, लेकिन बदला लीजिएगा तो किससे बदला लीजिएगा? आपको किससे वोट, आप जो है सो वोट की, देखिए यहाँ पर सब राजनीति हो रही है वोट की।
तो निश्चित रूप से जब वोट की राजनीति होगी तो अदला बदली नहीं होता है। देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, मुस्लिम को आप इधर से उधर डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मुस्लिम क्या चाहते हैं। हम तो बताए कि कोसी और सीमांचल में 3 जो है सो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको जो है सो क्या सिनेरियो रहा था, कौन कौन वो कब्जे में था। 2 कांग्रेस ने लिया, एक जो है सो पप्पू यादव निर्दलीय जीत करके आए। कोसी सीमांचल की ये स्थिति। और देखिए 2020 में चुनाव, 2024 विधानसभा, 2024 में लोकसभा। तो लोग किसी चीज को लंबे समय तक नहीं याद करते। 2020 का सिनेरियो आप देखिए विधानसभा का क्या रहा और 2024 के लोकसभा के नतीजे क्या रहे। तो लोग निश्चित रूप से आपको जो 9 सीट पर जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीती 2024 में। 1 सीट पप्पू यादव जीते, 4 सीट माने 1 सीट वो हो गया, 10 सीट का झटका, एक बड़ा झटका एनडीए को लगा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो यही अब देखने और समझने वाली बात है और इसीलिए पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन अब पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई, क्योंकि उत्साह वर्धन हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से। बिहार के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करिएगा तो बहुत ताकत, बहुत शक्ति पॉलिटिकली कहीं मिला है। तो ये जो है सो इस बात को समझिए कि आपको लड़ाई बहुत कांटे की होने जा रही है। कोई अगर इस मुगालते में है कि एक तरफा गेम होगा तो यह एक तरफा गेम इस बार नहीं होने जा रहा। चुनाव से पहले जो तमाम अंक गणित हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे भी जो अंकों का समीकरण है उनके पाले में सबसे ज्यादा आए। जो तमाम दल हैं वो लगातार इसी चीज को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं, खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।